भी ना करवा सके, इलेक्शन चोरी कर ले, वो कैसे आगे चलेगी? ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है, 18 में भी यही हुआ, उससे पहले हर इलेक्शन में होता रहा। तो हम इन खराबियों को भुगत रहे हैं। लेकिन सर लेवल होता है, एक पानी का इतना लेवल, एक इतना, एक इतना, एक बेमानी का भी इतना लेवल, इतना लेवल, इतना लेवल। पब्लिक मैंडेट जिस तरह आज डिबेटेबल हो गया है, आपने देखा कमिश्नर साहब ने आके जो कुछ कहा, मैं कह रही हूं क्या ब्यूरोक्रेसी में एक नई सोच आ रही है या आप समझते हैं ये सिर्फ कॉस्मेटिक है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहा है कि वो खुद कह रहा है, जो इंचार्ज था इलेक्शन के प्रोसेस का, तो अगर वो कह रहा है कि मुझसे इलेक्शन रिग करवाया गया, 13 सीटें, मेरा ताल्लुक पिंडी डिवीजन से, 13 सीटें पिंडी डिवीजन की हैं, वो कह रहे हैं 13 सीटें रिग हुई हैं और 40-40 हजार वोट के मार्जिन मैंने कवर किए। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो आज ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है, जो सुओ मोटो पावर्स रखते हैं। सुओ मोटो पावर्स मैरिज हॉल ठीक करने के लिए नहीं होते। सुओ मोटो पावर्स जो है ये अफसरों को दबाने के लिए नहीं होते, ये इस मौके के लिए होते हैं कि आज इस सारे इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, पूछें भाई क्या हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या हुआ मुल्क के अंदर। ये एक सेक्रेड जिम्मेवारी होती है इलेक्शन करवाना, क्योंकि सारे निजाम की बुनियाद उस इलेक्शन पे होती है। कल अगर हमारी हुकूमत वो होगी जो एक चोरीशुदा इलेक्शन की वजह से आई है, तो वो हुकूमत क्या परफॉर्म करेगी? तो वो चल भी नहीं सकती ना जी। आज के दौर में वो चल सकेगी? जी, आज के दौर की बात नहीं है। हुकूमतें, ये जो ओहदे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आप एक ओथ लेते हैं, आप ओथ के मुताबिक, अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, ये ओहदे नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। एक बुनियादी इंग्रेडिएंट होता है निजाम को चलाने का, वो मॉरल अथॉरिटी है। मॉरल अथॉरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शाहिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरा ख्याल है हम सब थोड़े इस बारे में सीरियस और सोबरली ये सवाल करेंगे। कैलकुलेशंस की जाती हैं पीछे से कि कौन आएगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन अभी बनने वाला है। इसमें बहुत से इदारों का रोल होता है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस का हमारे यहाँ रोल होता है। अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए, अगर ये कैलकुलेशन गलत साबित हुई उन लोगों की, उन इदारों की जो अपने आप पे फख्र करते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आइंदा क्या होने वाला है? देखिए, कैलकुलेशन करना उनका काम नहीं है, कैलकुलेशन करना अवाम का काम है। जिसको वोट दें फिर उसको भुगतें, ये सियासत होती है, ये हमारा आईन है। अगर आप इस पे नहीं चलेंगे तो फिर नुकसान होगा। तो अब क्या होगा? अभी इस वक्त क्या ढांचा, क्या आप एक बंद गली में दाखिल हो गए। बंद गली? जी बिल्कुल। और आज आपके मुल्क में कोई जमात अक्सरियत नहीं रखती, कोई जमात दूसरे साथ बैठने को तैयार नहीं है, बोझ उठाने को तैयार नहीं है। परसेप्शन ये है, आज के कमिश्नर वाली बात के बाद क्या गुंजाइश रह गई है? परसेप्शन ये हुआ आ गया है कि इलेक्शन चोरी हो गया। सो ऑप्शन क्या है अगला? नया कोई इलेक्शन, कोई कंसेंसस गवर्नमेंट या फिर मार्शल लॉ? ये मुश्किल, सारे ही मुश्किल फैसले हैं, लेकिन शायद आपको ऑन द टेबल राइट नाउ। जी, आपको फिर से बोलिए। जी, आईनी तरीका तो यही है कि चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आज है कि इस इलेक्शन का फैसला करें, ये दुरुस्त था, ये नहीं था। और अगर बल्ले जैसा फैसला हो गया? जी, आपको पता है सिंबल लिया गया था, फैसला, वो भी तो बड़ा क्वेश्चन है। वो ये फैसला करें कि इलेक्शन दुरुस्त था, ये नहीं था, ये उनका काम है। उसके बाद आवाम का फैसला है जिसको भी लाना चाहते हैं। सो ऑप्शन मैं वही पूछ रही हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आप समझते हैं सबको मंजूर होगा? तो मंजूर नहीं हुआ तो क्या चॉइस है? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये चॉइसेस जब हम क्रिएट करते हैं कि कोर्ट की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, अवाम की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, इलेक्शन को मानेंगे नहीं मानेंगे, तो आप वहीं पे हु रन्स द गवर्नमेंट? कौन मुल्क चलाता है? देखिए, मुल्क आप मैंने हमेशा कहा है कि हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पे आइन के मुताबिक नहीं चलता। ये एक हकीकत है, लंबे अरसा मार्शाल्लाह का रहा है, एक असर है एस्टेब्लिशमेंट का आपके मामलात में। लेकिन वो उस असर को अगर हम मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें, मुस्बत हालात के मुताबिक रखें, तो फिर मामला आगे चलता है और वक्त के साथ ये चीजें, इनका असर जायल हो जाता है। पूरी दुनिया में ये तजर्बा हुआ। हम बदकिस्मती से ना सियासी निज़ाम ला सके, बार बार माशाल्लाह के पीरियड आते गए,
फिर ये हाइब्रिड निज़ाम हमने शुरू कर दिया 2018 में। ये तमाम फेलियर्स हैं। तो एक दफ़ा आइन पर आ जाएं तो शायद कुछ बेहतरी आपको मिल जाए। मिफ्ता साहब, हर सूरज गुरूब होने के बाद एक नई सुबह तुलू होती है। क्या इस वक्त जो डार्कनेस आपको दिख रही है, जो गैर यकीनी सूरत हाल दिख रही है, आप समझते हैं कि इससे बहुत से सबक हासिल किए जाते हैं? मैं सवाल लूंगी लेकिन आपसे इस नहीं, हबीब जावेद साहब ने क्या कहा था 70 में, आपको याद है? पर तुम्हें घुमा के रास्ता कट रहा है, मुझे यकीन की मंजिल खो रहे हो। ये हकीकत, आज भी यही हकीकत है कि ये हम वक्त नहीं गुजार सकते, हमें मंजिल को ढूंढना है, उसकी तरफ देखें। ये अपने इक़्तिदार को मत देखें, कुछ नहीं देगा। मिफ्ता साहब, शायद बाती साहब, मुझसे कुछ लोगों ने कहा था आपसे एक सवाल करूं जो कि इस वक्त रेलेवेंट भी है और नहीं भी। उन्होंने कहा था शायद साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को नहीं उस तरह कर सके जैसी अपनी प्राइवेट एयरलाइन को किया था, तो आपको मुश्किलात कहां पेश आई? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, मैंने पीआई भी चलाई है और मैंने 97 में भी कहा था कि ये इदारा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं चल सकता। हमने हर इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कर दी, बैंक प्राइवेटाइज कर दिए, हर चीज दुनिया की प्राइवेटाइज कर दी। आप एयरलाइन नहीं रख सकते। बदकिस्मती से हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उनको शौक होता है पीआईए को चलाने का और ठीक करने का। ये ठीक नहीं हो सकती, इसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और जो पिछली हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो उसमें पहली मीटिंग जो हुई वो पीआईए पे थी और मैंने उस वक्त भी, मुझे उन्होंने बुला लिया। मैंने कहा जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने कहा आप मशवरा दे दें। मैंने कहा जी इसको प्राइवेटाइज कर दें जितनी जल्दी हो सके, वरना ये आपको $1 मिलियन योमिया का ये शौक पूरा करना पड़ेगा। और हमारे जो 5 साल रहे और आज भी जितना अरसा गुजरा है, हर रोज पीआईए $1 मिलियन का खसारा करता है। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन थी, मैं सियासत में नहीं था। 2002 में भी एक इलेक्शन हुए, वहां भी हमें हरा दिया गया। उसके बाद एक मौका था, वो बन गई, आज चल रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और लोगों को रोजगार भी देती है, काम भी करती है। चलें, हम आवाम से सवाल लेते हैं। माइक किसके पास है? जी, आप सवाल कर लें तो फिर मैं। My name is Sulaiman. Reforming can only take place by improving government. Okay? We see government employees who stand up either as directors or part of specific companies. They continuously indulge in misgovernance and nothing happens to them. So my question is, why can't they be sacked immediately, and only then will governance improve? And why do they behave as pharaohs when they and politicians don't do anything about it? Thank you. Okay, please give the mic to the gentleman standing at your back, and then I'll bring the mic on the right side. शाहिद साहब, आपने और मिफ्ता साहब, आपने दोनों ने जिक्र किया कि कंसेंसस के साथ चीज करनी चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है कोई कंसेंसस के साथ पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एवरीवन सब एक साथ एक कैबिनेट में बैठ जाएं और कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट चला लें? क्या ये मुमकिन है? शाहिद साहब जवाब दे दें आप कंसेंसस का, फिर मिस गवर्नेंस का। लीडरशिप का यही काम होता है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाए। मुमकिन की बात मैं जरूरत की बात करूंगा, इसकी जरूरत है और कोई रास्ता नहीं है। ये बात आज समझने की है, मियां साहब के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, जरदारी साहब के लिए भी और बाकी सब के लिए भी, कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आज आप मुल्क की सारी सीटें इनमें से किसी एक शख्स को दे दें, कुछ नहीं कर सकेगा। इस बात का एहसास उनको होना चाहिए। अक्ले कुल अगर कोई समझता है तो उसको कौन नहीं, वो नहीं है। देखिए, सब हुकूमत कर चुके हैं ना। क्या किया उन्होंने? इमरान खान साहब 3 साल 8 महीने हुकूमत करके गए, एक फैसला बता दें मुझे। 16 महीने शहबाज साहब करके गए, एक फैसला बता दें। आप इस तरह हुकूमत वक्त नहीं गुजार सकते। ये कैपेसिटी उनमें नहीं है नए फैसले करने की, या हालात मजबूर करते हैं? देखिए, कैपेसिटी निजाम में नहीं है ना। जब आप निजाम का हिस्सा होंगे तो मामला नहीं चलता, तो नहीं चल रहा। अच्छा, उस बच्चे का सवाल था कि वो लोग जो गलत फैसले करते हैं ब्यूरोक्रेसी में इधर उधर, उन्हें सैक क्यों नहीं कर सकते, या फौरन ओएसडी के अलावा? ब्यूरोक्रेसी कोई गलत फैसला नहीं करती, क्योंकि नैब मौजूद है। नैब की मौजूदगी में ब्यूरोक्रेसी कोई फैसला करती ही नहीं है। इसलिए मैं आज सुबह भी, मेरा जितना तजर्बा नैब का पाकिस्तान में किसी का नहीं है, 13 साल अदालतों में गुजारे हैं, 3 साल जेल में गुजारे हैं, तो आज सुबह भी मैं नैब की पेशी में भुगत के आया हूं। तो जब तक नैब रहेगा कोई ब्यूरोक्रेट फैसला नहीं करेगा। जी, मैं गुजारिश करता हूं, उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। हम हुकूमत में जब होते हैं तो जो इस मुल्क में इन्वेस्टर है, जो काम करता है, आप यकीन करें उसको ब्यूरोक्रेट भी और सियासतदान भी समझता है ये चोर है।
जब वो आपके दफ्तर में आता है आप उसको चोर समझते हैं। तो जो आज आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि आपके अपने लोग मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आपका अपना आदमी मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा बाहर का कैसे करेगा? तो आपने फैसिलिटेट करना है इन्वेस्टमेंट को। आप किसी को चोर नहीं कह सकते। आप अगर किसी ने चोरी किया तो उसको पकड़ें, लेकिन एक रवैया जो है वो बड़ा खराब है इस मामले में।